नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं फोर्स न्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। लोकसभा का चुनाव है, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने घोषणा पत्र आ गए हैं। जितने भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने जनता से वादा किया है और इसे विभिन्न नामों से जारी किया है, जिसे आमतौर पर घोषणा पत्र कहा जाता है। कांग्रेस और भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम देश की भी बात करेंगे और फिर बिहार की भी बात करेंगे, जहां राजद ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। राजद ने अपने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र, तो भाजपा ने मोदी की गारंटी संकल्प पत्र कहा है और कांग्रेस ने कहा है कि इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने नहीं, पार्टी के नेताओं ने नहीं, बल्कि देश की जनता ने तैयार किया है। अब आपको इन तीनों घोषणा पत्रों की हम खास बातें बतलाएंगे और आप खुद से प्रश्न पूछिए कि आपको इन तीनों राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उस पर कितना यकीन है, वो कितना पूरा कर पाएंगे। तमाम दलों ने जो घोषणा पत्र देश में जारी किया है लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रायः सभी राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के घोषणा पत्र को, खासकर इंडिया गठबंधन वालों ने एनडीए गठबंधन के और एनडीए ने इंडिया गठबंधन वालों के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उसे झूठ का पुलिंदा, बकवास, कॉपी पेस्ट बताया है। सबने सबकी आलोचना की है, तो फिर सच क्या है? एक बात सत्य है, वह यह कि राजनीतिक दलों ने जिस तरह की घोषणा पत्रों में वादे किए हैं, यदि उन पर अमल कर लिया जाए तो देश में चुनाव लड़ने के लिए फिर नए मुद्दे तलाशने होंगे। न गरीबी इस देश में बचेगी, न बेरोजगारी बचेगी, न महंगाई बचेगी, न कोई सताया जाएगा, न कोई पीड़ित रहेगा, सबको न्याय मिल जाएगा, सबको घर मिल जाएगा, सब एक समान धनिक हो जाएंगे, सब एक समान सुखी हो जाएंगे। क्या यह सब सपना नहीं है? क्या यह संभव है कि किसी देश में समाजवाद आ जाए और सभी लोग एक बराबर आय करने लगे, सभी लोग एक बराबर स्वास्थ्य सुविधा का इस्तेमाल करने लगे, शिक्षा व्यवस्था सबके लिए एक समान हो जाए? संभव है? आप खुद सोचिए। बहरहाल हम बात करते हैं कि जब सबने गरीबी की बात की है तो देश में गरीबी की स्थिति क्या है। वर्ष 2013 और 14 में जो गरीबी का रिपोर्ट आया था उसके मुताबिक देश में 29.17% गरीबी थी और 2022-23 में, यानी नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद जब सर्वे आता है, जो नीति आयोग रिपोर्ट जारी करती है, तो उसके मुताबिक मात्र 11.28% गरीबी बच गई। यानी 9 साल में 17.89% लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। यह संख्या 25 करोड़ बताई जाती है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 24.8 करोड़ लोग बीते 9 वर्ष में गरीबी से बाहर आ गए। यह और बात है कि इंडिया गठबंधन ही नहीं, भाजपा गठबंधन जो एनडीए की है उसके खिलाफ जितने राजनीतिक दल हैं सभी यही कह रहे हैं कि देश में गरीबी बढ़ी है, अमीर और अमीर हुए हैं और नरेंद्र मोदी के कुछ खास यार कॉरपोरेट घराने के हैं जिनकी संपत्ति दिन दुना रात चौगुना बढ़ते चली जा रही है। यह और बात है कि संपत्ति तो शेयर मार्केट के जरिए राहुल गांधी की भी बढ़ी है और उन्हीं कंपनियों में उन्होंने भी फंड लगाया था जिसकी गुलाम नरेंद्र मोदी को वो बताते रहते हैं। बहरहाल यह अपनी जगह हुई। अब देखिए कि खास खास क्या है। तो सबसे पहले इस देश की सबसे पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया गठबंधन अलायंस का मुखड़ा है, उसी का सर्वोपरि चेहरा जो है उसकी हम बात करते हैं। राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी के नेता है, इसलिए उनकी बातों में कितनी जिम्मेदारी होती है यह आप तय करिए। राहुल गांधी एकमात्र सांसद है, जैसे ठीक आपके लोकसभा का कोई विजेता 2014 में 2019 में सांसद होगा और 2024 में जो जीतेगा वो सांसद बनेगा। उससे अधिक उनकी कोई हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पुत्र हैं। अन्यथा उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। कभी कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं और तय जानिए अगर परिणाम अनुकूल नहीं आएगा, जिसकी संभावना अधिक है, तो कोई जिम्मेदारी राहुल गांधी की नहीं होगी। अगर चुनाव परिणाम उनके अनुकूल नहीं आता है, सरकार केंद्र में कांग्रेस नीति नहीं बनती है, तो सारा दोष आरोपण खड़गे साहब पर जाएगा। राहुल बेदाग बरी हो जाएंगे, चाहे चुनाव जितनी बार हारते रहें। उनके कहे पर कौन विश्वास करेगा? अब उनका जो एजेंडा उन्होंने घोषित किया है, जो घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे जनता ने बनाया है कांग्रेस की भाषा में, हम उसकी बात करते हैं। वे कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर, वो हम लागू करेंगे। पहले आपकी सरकारों ने इसे लागू क्यों नहीं किया, यह प्रश्न उठेगा। देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है
कि अगर वो कुछ भी मुद्दा उठाएगी तो उससे ये प्रश्न पूछा ही जाएगा कि आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया, और जो कह रहे हैं वो कैसे करेंगे, ये सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए। पहली नौकरी की वो पक्की गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी, झटके में गरीबी दूर करने की बात कह रहे हैं और नरेंद्र मोदी इसे रोक लिए। उन्होंने कहा कि एक नेता झटके में गरीबी दूर करते हैं, साहब क्या ऐसे होता है? प्रश्न तो ये पूछे ही जाएंगे कि इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ का नारा देकर राज करती रही, उसके पहले जवाहरलाल नेहरू थे इस देश के प्रधानमंत्री, लंबे समय तक रहे, आज भी उनका एक रिकॉर्ड है। उसके बाद राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी नेहरू परिवार से ही हम बात करते हैं। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव रहे, कांग्रेस के दिग्गज नेता, जिनका एक खास योगदान है देश में आर्थिक उदारीकरण का, जिसके कारण गरीबी मिटनी दूर हुई और वास्तव में गरीब सशक्त होना शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण के कारण। और वो आर्थिक उदारीकरण गांधी नेहरू परिवार की देन नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव की देन है, जिसके योगदान को खुद कांग्रेस भी याद नहीं करती। उसके बाद 10 साल लगातार 4 से 14 तक, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, दुनिया के नामी अर्थशास्त्री कांग्रेस के सरकार रहे, गरीबी नहीं है। अब वो राहुल गांधी जून 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में ही शायद इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा वो सब्जबाग लोगों को दिखा रहे हैं, चूंकि वोट लेना है। इस पर कितना आपको यकीन है? क्या संभव है गरीबी दूर कर देना? दूसरी बात, पेपर लीक पूरा देश में अभी चर्चा बना हुआ है, खासकर यूपी और बिहार के संदर्भ में। उसे लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करेंगे, प्रत्येक गरीब परिवार के खाते में 1 लाख रुपए वो देंगे। तो गरीब इस देश में कितने हैं, किस आंकड़े से माना जाएगा? भाजपा 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रही है 5 किलो मुफ्त, तो क्या लगभग 20 करोड़ 15 करोड़ गरीब परिवार हैं, तो सभी परिवार को 1 लाख रुपए वो देंगे और हर परिवार में एक नौकरी की गारंटी दे ही रहे राहुल गांधी। 50% आरक्षण का दायरा वो बढ़ा देंगे, 50% महिला आरक्षण केंद्र सरकार की नौकरियों में देंगे। इन पर आपको कितना यकीन है और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ये सब काम कर पाएगी? अब आते हैं बिहार के संदर्भ में, तेजस्वी यादव की बात करते हैं। चूंकि बिहार में परिणाम चाहे जो भी हो, सबसे बड़ी शक्ति तो मानना ही पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव का अगर आधार आप देखें तो राजद है, और आज भी मुख्य मुकाबले में राजद ही है, कांग्रेस को कहीं है भी नहीं। तो राजद ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, तेजस्वी यादव कहते चल रहे हैं कि बिहार में हमने नौकरी दी, नीतीश ने नहीं दी, हमने नीतीश से दिलवाया, क्योंकि नीतीश कहते थे कि पैसा कहां से आएगा। अब उनका कहना है कि 30 लाख जो रिक्त पद हैं वो और 70 लाख और, यानी 1 करोड़ नौकरी तेजस्वी देंगे। लेकिन वे ये नहीं बताते कि 1 करोड़ 5 साल की सरकार देगी या प्रत्येक वर्ष 1-1 करोड़ 5 साल सरकार देगी, यानी 5 करोड़ नौकरी देगी या 1 करोड़ 5 साल में देगी, यह स्पष्ट नहीं है। मान लीजिए फिर भी एक अनुमान कि 30 लाख रिक्त पद है तो ये तो भर दिए जाएंगे, 15 अगस्त 2024 के बाद भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 70 लाख नौकरियां दी जाएंगी, तो ये 70 लाख क्या 5 साल में दिए जाएंगे या प्रत्येक वर्ष फिर 70 लाख दिए जाएंगे, तो 3.5 लाख 7-5 और 30 वैसे, यानी लगभग 3.25-4 लाख, अगर 4 करोड़ अगर मान लें तो नौकरी तेजस्वी यादव देंगे। कहां से देंगे यह अलग विषय है, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या 4 करोड़ अगर नौकरी वो दे देते हैं तो देश से फिर बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2024 के बाद देश बेरोजगारी से आजादी पा जाएगा। क्या बात है? क्या आपको लगता है कि देश बेरोजगारी से कभी आजाद हो जाएगा? शायद नहीं। 1 करोड़ नौकरी का उनका वादा है। अब आते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम वो लागू करेंगे, ओपीएस। कांग्रेस ने कहकर भी राज्यसभाओं विधानसभाओं में चुनाव को जीत लिया, लेकिन लागू नहीं कर सका। ये आसान नहीं है, पैसा का मामला है, कहां से आएगा पैसा? 500 रुपए में गैस सिलेंडर शायद दे सकते हैं। बिहार को 1,60,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज तेजस्वी यादव देंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जारी करेंगे, किसान मालामाल हो जाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ जाएगा, पैसा पता नहीं कहां से आएगा। अग्निवीर योजना वो बंद कर देंगे, रक्षाबंधन पर भी प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन कितनी महिलाओं को देंगे ये पता नहीं। इस देश में आधी आबादी है महिलाओं की, और शायद ही बहुत ही कम 1-2% ही ऐसी स्त्री, ऐसी महिला, ऐसी लड़की होगी जिसको भाई नहीं है। तो क्या तमाम लड़कियों को, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे? पैसा कहाँ से आएंगे? तो तेजस्वी यादव इसका जवाब माकूल नहीं देते। तो फिर आपको कितना इस पर भरोसा होगा? क्या यह संभव है कि इस देश में ओपीएस फिर से लागू कर दिया जाए, इतने बड़े स्तर पर नौकरियां दी जाए? तमाम तरह की चीजें हैं और शायद जनता भी इन चीजों को समझ रही है। परिणाम क्या होगा? इसके घोषणा पत्र का प्रभाव जनता पर कितना पड़ा? जाति, समाज और धर्म में बटा हुआ यह देश जब मतदान करेगा तो 4 जून को परिणाम आएगा, तो पता चलेगा कि घोषणा पत्र का कहाँ कितना वजूद प्रभावकारी रहा।
अब हम बात करते हैं भाजपा की। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र। भाजपा कहती है कि हम बिजली बिल शून्य करने की स्थिति में लोगों को लाएंगे, न कि वो घर घर मुफ्त बिजली देगी और न बिजली का बिल देगी भाजपा सरकार। अब जीरो बिल की स्थिति कैसे होगी? स्वाभाविक है कि अभी सौर ऊर्जा की चर्चा है, तो सरकार इसको कैसे अमलीजामा पढ़ाती है नहीं बताया गया है पूरी तरह स्पष्ट। 70+ बुजुर्गों का मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी, इसमें जाति धर्म का कोई बंधन नहीं है। स्वाभाविक है कि इस देश में जो बुजुर्ग हैं, हर व्यक्ति जब 70 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो लगभग उसके आय के साधन कम पड़ जाते हैं। अगर उसे रॉयल्टी या पेंशन की व्यवस्था नहीं है तो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति कितना कमा पाता है? 70 साल के बाद बीमार पड़ता है तो 1500 रुपए की दवा के लिए भी बुजुर्ग मोहताज हो जाता है। ऐसी स्थिति में भाजपा की यह स्कीम लोगों को काफी प्रभावित करेगी, कर रही है, और विश्वसनीयता की गारंटी आयुष्मान के कारण मिल रही है। लेकिन चुनावी परिणाम में यह कितना बदलेगा, यह वक्त बताएगा। मुफ्त राशन 5 साल और जारी रहेगा, जिसे गैर भाजपाई राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो चिढ़ाते रहते हैं कि 5 किलो अनाज खाने वाली जनता अंधभक्त है भाजपा की, कैसे चुनाव जीतेगी और कैसे देश का विकास होगा। किसानों को सशक्त किया जाएगा। नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे जब जाति की बात होती है तो इस देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, नारी, गरीब और किसान। इनको सशक्त करने की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं और भाजपा का दावा है कि उसने 93% से अधिक दावे पूरा कर दिए हैं। तो ये भाजपा का दावा है। तीनों का हमने दावा दिखलाया, घोषणा दिखलाया। अब सवाल यह उठता है कि जनता पर इनका प्रभाव कितना पड़ता है। यह तो 4 जून को परिणाम जब सामने आएगा तब पता चलेगा, लेकिन तब भी घोषणा पत्र की भूमिका शायद नगण्य होती है। लोकसभा चुनाव जीतने और हारने के लिए मुख्य भूमिका इसमें कुछ खास मुद्दे होते हैं और जाति धर्म की राजनीति होती है। हर साल हर चुनाव में घोषणा पत्र जारी होते हैं और कितना अमल में आता है यह आप दर्शक अच्छी तरह समझते हैं। तो इंतजार कीजिए 4 जून को कि क्या होता है, कैसा परिणाम आता है। फिर हम एक नया वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर